15 अगस्त 1947 के दिन जब भारत में स्वाधीनता दिवस का जश्न मनाया जा रहा था, उस दिन दिल्ली की सड़कों पर जय हिंद, माउंटबैटन की जय और कहीं कहीं पंडित माउंटबैटन की जय के नारे लग रहे थे। उस दिन भारत जरूर स्वाधीनता का उत्सव मना रहा था, लेकिन देश का एक बड़ा हिस्सा विस्थापन और विभाजन का दंश यानी विभीषिका की पीड़ा झेल रहा था। स्वाधीनता के 5 दिन बाद यानी 20 अगस्त को 2 लाख लोग भारत में जगह जगह अस्थायी विस्थापित कैंपों में भरे हुए थे और ऐसे परिस्थितियों में रह रहे थे कि वहां किसी भी समय बड़े पैमाने पर हैजे का प्रकोप हो सकता था। धर्म आधारित भारत के इस विभाजन ने मानवीय इतिहास का सबसे बड़ा विस्थापन के हालात पैदा किए थे। अविभाजित पंजाब और बंगाल विभाजन से यही 2 प्रांत सबसे ज्यादा प्रभावित भी हुए थे। उस दौरान लगभग 10 करोड़ हिंदुओं का सामान्य जीवन एक ही रात में कठिनाइयों में बदल गया था। भटिंडा रेलवे का बड़ा स्टेशन था, वहां आदमियों से ठसाठस 2 रेलगाड़ियां खड़ी थी। कुछ विस्थापित डिब्बों की छत पर थे, कुछ खिड़कियों और कुछ पायदानों पर लटके हुए थे और कुछ लोग तो इंजनों तक पर चढ़ गए थे। इसी तरह फिरोजपुर में विस्थापितों से लदी ऐसी ही रेलगाड़ी थी। सुप्रसिद्ध इतिहासकार आर.सी. मजूमदार अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट में लिखते हैं कि कांग्रेस नेताओं की नासमझी की वजह से पाकिस्तान बना। मजूमदार लिखते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं कि कांग्रेस नेताओं का निर्णय नासमझी से भरा था और इसका विनाशकारी परिणाम होना ही था। 13 अगस्त को संयुक्त पंजाब के गवर्नर ई. जेंकिस ने लॉर्ड माउंटबैटन को एक लंबा पत्र लिखा, जिसमें लिखा था कि शहर में हमले और हत्याएं इतनी हो रही हैं कि अब सभी घटनाओं पर नज़र रखना मुश्किल हो गया है। शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए रेलवे की सुरक्षा रखने के लिए हमारे पास पर्याप्त फौज अथवा पुलिस नहीं है। मुस्लिम लीग के नेशनल गार्ड्स लाहौर शहर में सक्रिय हैं और गैर मुसलमानों के खिलाफ अत्यंत हिंसक होकर उनकी हत्याएं कर रहे हैं। पूरा पंजाब सांप्रदायिक हिंसा में झुलस चुका था। एक अनुमान के मुताबिक लाहौर शहर में 20% घर आग से जल चुके थे। पंजाब के बेकाबू सांप्रदायिक हालतों को संभालने की जिम्मेदारी एक ब्रिटिश सैनिक अधिकारी थॉमस विनफर्ड रीस के हाथों में थी, मगर वह हर मोर्चे पर विफल था। मशहूर पत्रकार दुर्गादास अपनी किताब इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर में लिखते हैं, 31 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली खान के साथ पहली बार पूर्व पंजाब के दौरे पर पहुंचे थे। उनके साथ पत्रकारों की एक छोटी टोली भी थी। दुर्गादास लिखते हैं, हमने अमृतसर से उड़ान भरी और लायलपुर में उतरे। यहाँ आधा मिलियन हिंदू और सिख सुरक्षित भारत पहुँचने की गुहार लगा रहा था। वह राखी का दिन था जब हिंदू बहनें अपने भाई की कलाई पर धागा बांधकर अपनी सुरक्षा का वचन लेती हैं। इसी बीच दर्जन भर महिलाएं सर्किट हाउस में आई और उन्होंने प्रतीकात्मक धागे नेहरू की हाथ में बांध रक्षा कवच बांधकर सुरक्षित भारत पहुंचने का वचन मांगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी किताब पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया में विभाजन की त्रासदी पर बहुत मार्मिक ढंग से लिखा है। बाबा साहेब लिखते हैं कि अभी भारत की संविधान अस्तित्व में नहीं था, मगर पाकिस्तान को लेकर दंगा फसाद शुरू हो चुका था। भारत के पश्चिमी और पूर्वी सीमा पर हिंदुओं का नरसंहार हो रहा था। सांप्रदायिक विभाजन का हश्र बहुत ही भयावह था। ब्रिटिश पत्रकार और द लास्ट डेज ऑफ द ब्रिटिश राज पुस्तक के लेखक लियोनार्ड मोसाली लिखते हैं, अगस्त 1947 से अगले 9 महीने 1,40,00,000 लोगों का विस्थापन हुआ था। इस दौरान करीब 6 लाख लोगों की हत्या कर दी गई थी। बच्चों को पैरों से उठाकर उनके सिर दीवार में फोड़ दिए गए थे। बच्चियों का बलात्कार किया गया। बलात्कार कर लड़कियों के स्तन काटे गए। गर्भवती महिलाओं के आंतरिक अंगों को बाहर निकाला गया था। विस्थापन की इस भयंकर त्रासदी को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किसी उचित रणनीति से नहीं निपटा, बल्कि विभाजन के बाद विस्थापन, राहत और पुनर्वास के विषयों पर जो बैठक हुई, दुर्भाग्य से प्रधानमंत्री नेहरू उनमें कोई ठोस समाधान नहीं खोज पाए। इसके उलट वह अजीबोगरीब निर्णय ले रहे थे जो बेहद अमानवीय थे। उन्होंने मंत्रिमंडली की 18 सितंबर 1947 को हुई बैठक में फैसला किया कि भारत से जो मुसलमान पाकिस्तान गए हैं उनके घरों को पाकिस्तान से आने वाले हिंदुओं को नहीं दिया जाएगा, जबकि पाकिस्तान में हिंदुओं के घरों को जबरन खाली करवाकर उन्हें मुसलमानों को दिया जा रहा था। नेहरू झूठी धर्मनिरपेक्षता को ओढ़े हुए थे। वह कहते थे कि अगर भारत से जो मुसलमान पाकिस्तान चले गए हैं उनके घर पाकिस्तान से आने वाले हिंदुओं को दे दिए तो भारत में मुसलमान नाराज हो जाएंगे। जवाहरलाल नेहरू की झूठी धर्मनिरपेक्षता ने विस्थापितों के दर्द को और ज़्यादा बढ़ा दिया था। पश्चिमी पाकिस्तान के साथ पूर्वी पाकिस्तान में भी हिंदुओं का नरसंहार जारी था। 21 फरवरी 1950 को प्रधानमंत्री नेहरू ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री
विधान चंद्र राय को एक पत्र लिखकर विस्थापितों को बंगाल में ही बसने का आग्रह किया। मगर विधान चंद्र राय ने नेहरू को जवाब देते हुए कहा, हमारे सामने भयावह समस्या है। पूर्वी पाकिस्तान के अधिकांश हिंदू यहाँ आना चाहते हैं। इन लाखों विस्थापितों लोगों को अपनाना और पूर्णवास की व्यवस्था करना असंभव है। प्रधानमंत्री नेहरू के जीवित रहते पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान से लाखों की संख्या में हिंदू और सिखों का भारत में आने का सिलसिला जारी रहा। भारत का विभाजन नेहरू के जीवन की सबसे बड़ी भूल थी और शायद ही उन्होंने इसका प्रायश्चित किया। पाकिस्तान का प्रारूप मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में 29 दिसंबर 1930 में ही तय कर लिया था। अधिवेशन की अध्यक्षता मोहम्मद इकबाल कर रहे थे, जिन्होंने कहा था, मैं चाहता हूं कि पंजाब, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, सिंध और बलूचिस्तान को मिलाकर एक अलग देश होना चाहिए। 5 साल बाद जब देश में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के आधार पर प्रांतीय चुनाव हुए और पहली बार मुसलमानों के अलग निर्वाचन क्षेत्रों में प्रत्याशियों का चयन हुआ, उस वक्त मुस्लिम लीग की कमान मोहम्मद अली जिन्ना के हाथों में थी और कांग्रेस का नेतृत्व जवाहरलाल नेहरू संभाल रहे थे। इसी चुनाव में कांग्रेस की भागीदारी को विभाजन का प्रमुख कारण माना जाता है। वास्तव में इस विभाजनकारी चुनाव में कांग्रेस को हिस्सा नहीं लेना था, लेकिन कांग्रेस ने चुनाव में हिस्सा लिया और नतीजा क्या हुआ वह सबके सामने था। भारत का धार्मिक रूप से विभाजन हो गया और उसकी पीड़ा और दंश आज तक हमारे सामने है। हालांकि महात्मा गांधी भारत विभाजन के पक्ष में नहीं थे। उन्होंने इस संदर्भ में मनु गांधी से 1 जून 1947 को चर्चा की थी। उन्होंने कहा कि आज मैं अपने आप को अकेला पाता हूँ। लोगों को लगता है कि मैं जो सोच रहा हूँ वह एक भूल है। भले ही मैं कांग्रेस का चवतरी का सदस्य नहीं हूँ, लेकिन वे सब लोग मुझे पूछते हैं, मेरी सलाह लेते हैं। आज़ादी के कदम उल्टे पड़ रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है कि इसके परिणाम तत्काल दिखाई न दे, लेकिन हिंदुस्तान का भविष्य मुझे अच्छा नहीं दिखाई देता। हिंदुस्तान की भावी पीढ़ी की आह मुझे ना लगे और लोग यह ना समझे कि हिंदुस्तान के विभाजन में गांधी ने भी साथ दिया था। महात्मा गांधी के विरोध के बावजूद भी कांग्रेस ने 13 जून 1947 अपनी कार्य समिति ने विभाजन का ड्राफ्ट प्रस्ताव स्वीकार किया और माउंटबेटन द्वारा पेश की गई विभाजन की योजना को स्वीकार कर लिया था। भारत के साथ स्वाधीनता के नाम पर बहुत बड़ा छल किया गया था। 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश औपनिवेशिकता से भारत स्वाधीन जरूर हुआ, लेकिन इतिहास के पन्नों में इस दिन विभाजन का भी एक अध्याय हमेशा के लिए थोप दिया गया। यह विभाजन सिर्फ सीमाओं के निर्धारण तक सीमित नहीं था, बल्कि इसके पीछे हजारों दर्दनाक विभीषिकाएं भी दर्ज हैं।